चलिए। तो बच्चों ध्यान से देखो, हमने पिछले क्लास में स्टार्ट कर दिया था। जो टॉपिक था पिछले क्लास में वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था विटेकर के। आज ट्रिक्स सीखेंगे ना, आज नई चीजें सिखाऊंगा। तो आप पूछोगे कि सबसे पहले आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 5 के सिस्टम को यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को काफी डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। और सभी को मालूम है ना 5 के सिस्टम यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो आई थिंक सभी बच्चे स्मार्ट हैं, सबको मालूम है 5 के सिस्टम वाज गिवन बाय द आर.एच. विटेकर। ईयर याद रखा होगा सभी ने, सभी को ईयर भी मालूम होगा 1969। अगर मैं पूछूं कि विटेकर ने सबसे बड़ा काम क्या किया, ठीक है। विटेकर ने 5 किंगडम में डिवाइड किया, सबको मालूम है, सभी बच्चों को मालूम है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये तो सभी बच्चों को मालूम है। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि विटेकर ने ऐसा क्या बड़ा चीज किया जो बाकी साइंटिस्ट नहीं कर पाए? आखिर इतने फेमस क्यों है? सबसे बड़े साइंटिस्ट का नाम विटेकर ही क्यों है? बाकी लोग क्यों नहीं कर पाए जो विटेकर ने किया? ध्यान से सुनिएगा। सबसे बड़ा क्रेडिट अगर विटेकर को आप दीजिएगा तो विटेकर ने सबसे बड़ा क्रेडिट है कि उन्होंने यूग्लिना का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। उन्होंने यूग्लिना के क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम सॉल्व किया। पिछले 200 सालों से साइंटिस्ट के बीच में यह डिबेट था कि यूग्लिना को किसमें रखा जाए, प्लांट किंगडम में, एनिमल किंगडम में, कहां रखे। क्योंकि आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि यूग्लिना जो है थोड़ा यूनिक ऑर्गेनिज्म है। आपने जब 11th पढ़ी होगी, हालांकि ये तो 9th में भी पढ़ना होता था, तो आपको बताया गया होगा कि यूग्लिना अपने आप में पूरी तरह से यूनिक है। क्यों यूनिक है? क्योंकि यूग्लिना को अगर आप डे के टाइम में रखोगे, सनलाइट के प्रेजेंस में रखोगे, तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा और ये कैसा नेचर का होगा? ऑटोट्रॉफिक। अगर सनलाइट है, फोटोसिंथेसिस करेगा और ये नेचर वाइज कैसा होगा? ऑटोट्रॉफिक। इसमें क्लोरोप्लास्ट भी है, क्लोरोफिल भी है, खाना खुद से बनाता है। लेकिन अगर एब्सेंस ऑफ लाइट, अगर सनलाइट एब्सेंट है, तो ये ऑर्गेनिज्म अपना नेचर चेंज कर लेगा और ये हमारे तरह बन जाएगा होलोजोइक। हाँ, इंसेक्ट्स को किल करके खा जाएगा, होलोजोइक, पूरे कॉम्प्लेक्स फूड को खा जाएगा और ये हो जाएगा हेट्रोट्रॉफिक। क्या आपने नाम सुना है ना यूग्लिना का? यानी ये ऑर्गेनिज्म में डुअल नेचर का है। ये ऑटोट्रॉफिक भी है और साथ साथ हेट्रोट्रॉफिक भी है। दुनिया में ऐसे कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है। ये दुनिया का एकमात्र ऑर्गेनिज्म है जिसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है मिक्सोट्रॉफिक। मिक्सोट्रॉफिक, ऑटो और हेट्रो एक साथ होता है, दुनिया में और कोई नहीं है। इनके अंदर सेल वॉल नहीं है, तो किसका कैरेक्टर हो गया? सेल वॉल नहीं होते, ठीक है। इनके अंदर कुछ फ्लेक्सिबल पेलिकल्स होते हैं। सेल वॉल नहीं है यानी एनिमल का कैरेक्टर है। इनके अंदर फ्लैजिला है, मूवमेंट करता है यानी एनिमल की तरह मोटाइल है, हेट्रोट्रॉफिक भी करता है। लेकिन इसके कुछ कैरेक्टर प्लांट से भी मैच करते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी है, क्लोरोप्लास्ट भी है। तो यूग्लिना को मैं कहता हूं डुअल ऑर्गेनिज्म। यूग्लिना को मैं कहता हूं डुअल ऑर्गेनिज्म, नेचर वाइज वो डुअल नेचर का है। तो साइंटिस्ट लोग हमेशा लड़ाई करते थे, साइंटिस्ट लोगों में ये डिबेट था कि आखिर हम यूग्लिना को कहां प्लेस करें। ध्यान से देखिए, आखिर हम यूग्लिना को रखे कहां? तो बॉटनी वाले बोलते थे यूग्लिना को कहां प्लेस किया जाए, तो बॉटनी वाले लोग बोलते थे कि यूग्लिना में प्लांट वाला गुण है, प्लांट किंगडम में रखिए। जूलॉजी वाले बोलते थे नहीं नहीं, इनमें तो एनिमल का गुण है, एनिमल किंगडम में रखिए। कुछ लोग बोलते थे नहीं नहीं, इनमें तो दोनों के गुण है, दोनों के जंक्शन पे रखिए। तो डिबेट चल रहा था। जूलॉजी वाले बोलते थे नहीं एनिमल में रखिए, प्लांट वाले बोलते थे नहीं प्लांटी में रखिए। कुछ लोग बोलते थे नहीं नहीं, ये तो मिक्सिंग है, जंक्शन पॉइंट पे रखिए। इस चीज को विटेकर ने बहुत इजीली सॉल्व कर दिया। इस पूरे कॉन्सेप्ट को विटेकर ने बहुत ही आसानी से सॉल्व किया, यूग्लिना का प्रॉब्लम। सर कैसे? जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है, मैं वो वर्ड, कंफ्यूजिंग वर्ड को क्लियर कर रहा हूं। एनसीईआरटी जब पढ़िएगा तो एनसीईआरटी में एक वर्ड आएगा
कि जो प्रोटोजुअन्स है ना, यानी अमीबा और पैरामीशियम, प्रोटोजुअन्स है ना, प्रोटो का मतलब पुराना, जोन्स मींस एनिमल्स, प्रोटोजुअन्स मतलब अमीबा एंड पैरामीशियम, इनको अर्लियर क्लासिफिकेशन में, यानी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में, अर्लियर क्लासिफिकेशन में इसे एनिमल किंगडम में रखा गया था। क्यों? क्योंकि इनमें सेल वॉल तो थे नहीं, अमीबा पैरामीशियम में सेल वॉल तो था नहीं, और ये नेचर वाइज कैसे थे? हेट्रोट्रॉफिक थे। तो अर्लियर क्लासिफिकेशन में, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में, इन्हें कहां रखा गया था? एनिमेलिया किंगडम में। इसी तरह से क्लामाइडोमोनस, ये ध्यान से करिएगा, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्लामाइडोमोनस और क्लोरेला, ये भी अर्लियर क्लासिफिकेशन में इसे रखा गया था प्लांटी किंगडम में। क्यों? क्योंकि इनके अंदर सेल वॉल होते हैं और ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। तो क्लामाइडोमोनस क्लोरेला प्लांटी किंगडम में थे क्योंकि वो सेल वॉल थे, ऑटोट्रॉफिक था। अमीबा पैरामीशियम यानी प्रोटोजोन्स एनिमेलिया किंगडम में थे। लेकिन विटेकर ने इन सभी को एक साथ प्रोटिस्टा किंगडम में प्लेस किया। विटेकर ने इन सारे ऑर्गेनिज्म को एक साथ प्रोटिस्टा किंगडम में प्लेस कर दिया, क्योंकि विटेकर ने ये बोला कि कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक है, हम उसे प्रोटिस्टा में रखेंगे। वो अमीबा हो, पैरामीशियम हो, एनिमल के गुण वाले हैं, लेकिन मैं प्रोटिस्टा में रखूंगा। ठीक है? वो क्लामाइडोमोनस क्लोरेला है, वो प्लांटी के गुण वाले हैं, लेकिन एक सेल का है, मैं उसे प्रोटिस्टा किंगडम में रखूंगा। तो जब बच्चा पढ़ता है तो यहां बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। एनसीईआरटी में, मैं अभी आपको एनसीईआरटी दिखा रहा हूं कि पुराने क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अमीबा पैरामीशियम जो प्रोटोजोअन्स थे वो एनिमल किंगडम में थे, क्लामाइडोमोनस क्लोरेला वो प्लांट किंगडम में थे। विटेकर ने सभी को एक साथ प्रोटिस्टा किंगडम में प्लेस किया क्योंकि वो एक सेल के यूकैरियोटिक थे। इसी तरह से यूग्लिना भी एक सेल का यूकैरियोटिक था, प्रोटिस्टा किंगडम में उन्होंने प्लेस कर दिया। तो जो यूग्लिना को लेकर के लड़ाई थी, उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। उन्होंने बोला ये एक सेल का है, यूकैरियोटिक है, मैं एक किंगडम बना रहा हूं प्रोटिस्टा, उसमें आप बिलोंग कर दीजिए, रख दीजिए। तो ये जो लड़ाई थी यूग्लिना को लेकर के कि प्लांटी में होगा, एनिमेलिया में होगा, सबसे पहली बार विटेकर साहब ने सॉल्व किया। तो ये मैं आपको एनसीईआरटी में रीड करके दिखा रहा हूं। यहां पर बच्चा पढ़ता है पेज नंबर 18। अगर आपके पास एनसीईआरटी है पेज नंबर 18, तो यहां पर बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, वो रिलेट नहीं कर पाता। मैं आपको समझा रहा हूं। अगर आप एनसीईआरटी में देखिएगा, जहां पर क्लामाइडोमोनस क्लोरेला वर्ड एनसीईआरटी ने यूज किया है, वहां देखिए एनसीईआरटी ने लिखा है किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लामाइडोमोनस क्लोरेला। क्लामाइडोमोनस क्लोरेला को उन्होंने एक साथ रखा, अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी विद इन प्लांट्स। पहले के क्लासिफिकेशन में यानी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में वो प्लांट किंगडम में थे क्योंकि उनमें सेल वॉल था, ऑटोट्रॉफिक थे। अब उन्होंने इस क्लामाइडोमोनस क्लोरेला को प्रोटोजुअन्स के साथ यानी अमीबा पैरामीशियम के एक साथ प्लेस करके रख दिया, जो कि पहले एनिमल किंगडम में थे। तो उन्होंने जो प्लांट किंगडम के मेंबर थे क्लामाइडोमोनस क्लोरेला, एनिमल किंगडम के मेंबर थे प्रोटोजुअन्स यानी पैरामीशियम और अमीबा, एक साथ प्रोटिस्टा किंगडम में रखा क्योंकि उनका क्राइटेरिया क्या था? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। जिसे कंफ्यूज नहीं होना है। उन्होंने यूग्लिना को भी कहां रखा? प्रोटिस्टा में। तो विटेकर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्रोटिस्टा में किसे रखेंगे? जो एक सेल का है, यूकैरियोटिक है। उसे मतलब नहीं है वो सेल वॉल है या नहीं है, मतलब नहीं। उनमें मोटिलिटी है, मोटाइल है, नॉन मोटाइल, मतलब नहीं। वो होलोजोइक करता है, पैरासिटिक करता है, मतलब नहीं है। अगर वो एक सेल का है और यूकैरियोटिक है, हम उसे प्रोटिस्टा किंगडम में रखेंगे। तो प्रोटिस्टा किंगडम में प्लांट के तरह भी लोग हैं, क्लामाइडोमोनस क्लोरेला, एनिमल की तरह भी है अमीबा पैरामीशियम, फंगस की तरह भी है स्लाइम मोल्ड्स। इसलिए प्रोटिस्टा किंगडम एक पूरा मिक्सचर है और इसमें यूग्लिना भी है। क्या ये आपको एनसीईआरटी का वर्ड समझ में आ गया? फटाफट यस नो बोलिए। फटाफट आप एनसीईआरटी यस नो लिख करके बताइए।
क्योंकि अब बच्चा पढ़ता तो है लेकिन उसे समझ में नहीं आता, वो बड़ा कंफ्यूज रहता है इस वर्ड को लेकर के। एनसीईआरटी में बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है ये। चलिए ठीक है, तो हम लोग वापस से आ जाए। यानी कि हम लोग पढ़ रहे थे विटेकर के क्लासिफिकेशन की इंपॉर्टेंस। 1 मिनट, ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा। अब आप बोलिएगा सर आपने बोला था कि विटेकर के जो 5 क्राइटेरिया थे, पहला तो सर नेचर ऑफ सेल था, प्रोकैरियोटिक है यूकैरियोटिक, ये तो सर हमें समझ में आ गया। दूसरा उनका क्राइटेरिया था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी, यानी यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, ये भी समझ में आ गए। तीसरा सर आपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताया, ये भी समझ में आ गया। चौथा सर आपने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बताया, ये भी समझ में आया। लेकिन सर पांचवा समझ में नहीं है। सॉरी। हाँ सर, पांचवा जो क्राइटेरिया था जो इवोल्यूशन के बेसिस पे, ये हमें समझ में नहीं आया। आपने बोला था अगले क्लास में डिटेल से करेंगे, जिसे एनसीईआरटी ने फाइलोजेनी के नाम से लिखा है। आपने बोला था सर इसे डिटेल से करना है, जिसे एनसीईआरटी ने फाइलोजेनी के नाम से लिखा है। तो ये सर है क्या? अगर मैं बताऊं, जो पांचवा क्राइटेरिया फाइलोजेनी का है ना, ये तुमने अगर अच्छे से कर लिया तो 5 किंगडम के सारे क्वेश्चन चुटकी में बन जाएंगे। अब से क्वेश्चन पूछा जाए 5 किंगडम में किन में सेल वॉल है, आप थोड़ा कंफ्यूज रहते हो। 5 किंगडम में कौन कौन हेट्रोट्रोफिक है, थोड़े कंफ्यूज होते हो। 5 किंगडम में कौन कौन एब्जॉर्प्टिव है, कंफ्यूज रहते हो। तो सारा आंसर विद इन सेकेंड आप दे सकते हो अगर आप फाइलोजेनी को डिटेल से पढ़ोगे ना। तो विटेकर ने एक बहुत बड़ा काम किया जो कोई साइंटिस्ट कर नहीं पाया था। उन्होंने 5 किंगडम को अरेंज किया इवोल्यूशन के बेसिस पे। ठीक है, उन्होंने कैसे अरेंज किया हम पढ़ने वाले हैं। स्टार्टिंग में सभी साइंटिस्ट का मानना था कि पहले मोनेरा आया, फिर प्रोटिस्टा आए, फिर प्लांटी आया, फिर फंजाई आए, फिर एनिमेलिया आया। ये सभी को सीक्वेंस आया क्या? सभी साइंटिस्ट यही मानते थे। विटेकर ने बोला ऐसा नहीं है, पहले मोनेरा आया, उसके बाद अर्थ पे आया प्रोटिस्टा, और इसी प्रोटिस्टा से 3 नए किंगडम का जन्म हो गया। इसी से प्लांटी बने, फंजाई बने और एनिमेलिया बने। हम यही चीज को थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। सर क्यों? एनसीईआरटी में तो नहीं है ना, लेकिन सारे क्वेश्चन का आंसर फाइलोजेनी से मिलेगा, यहीं से सारे ट्रिक्स बनेंगे। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, 5 मिनट 8 मिनट लगेगा, लेकिन आप सारे क्वेश्चन विद इन सेकेंड सॉल्व कर लोगे। तो हम ट्रिक्स सीखने वाले फाइलोजेनी के ना, ये समझ में आ गया ना। तो 5 किंगडम वाला आपको बहुत आसान लगने वाला है। तो चलिए हम लोग बातें करते हैं। चलिए, आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनना है। 5 मिनट 6 मिनट लगेगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 2 बार बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये इवोल्यूशन की लाइनिंग है। ये लाइनिंग इवोल्यूशन को बताती है, इवोल्यूशन की लाइनिंग है। और मैं यहां नीचे में लिख देता हूं, ये प्रिमिटिव टाइम है, P4 प्रिमिटिव लिख देता हूं, यहां प्रिमिटिव है। और ये टाइमिंग एडवांस वाला है, ये टाइमिंग एडवांस है, यानी आज का टाइम। तो प्रिमिटिव से एडवांस कैसे अर्थ बना, कैसे किंगडम आए, कैसे कौन सा ऑर्गेनिज्म आता है, हम इसी पे पढ़ रहे हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करना है हॉरिजॉन्टल, इतना कीजिए। ये क्राइटेरिया नंबर 1 पे बात करेगा। विटेकर का पहला क्राइटेरिया, सेल कैसे हैं, तो लाइन के नीचे जो भी होगा वो प्रोकैरियोटिक होगा, और लाइन के ऊपर जो भी किंगडम बनेंगे वो यूकैरियोटिक होंगे। इतना कर लीजिए। मैं लाइन के नीचे एक किंगडम ड्रॉ कर रहा हूं, ये मोनेरा है। मैंने यहां बस एक किंगडम ड्रॉ कर दिया, ये मोनेरा है। यानी मोनेरा सबसे पहले आया, सबसे प्रिमिटिव किंगडम है, और नेचर वाइज प्रोकैरियोटिक है। अब देखिए ध्यान से, रेड वाले लाइन को फिर से मार्क कीजिए। इस लाइन के ऊपर जो भी होगा वो यूकैरियोटिक होगा।
तो मैं यहां पास एक नया किंगडम को मार्क कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। ये नया किंगडम प्रोटिस्टा है और 3 ऐसे स्ट्रक्चर्स बना दीजिए, ठीक है। ये किंगडम कौन सा है? प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा कैसा किंगडम हुआ? यूकैरियोटिक। समझ में आ गई? और इधर ही आने वाला है प्लांटी, यहां आएगा एनिमिलिया, यहां आ गया फंजाई, यानी 4 किंगडम यूकैरियोटिक होंगे। अब हम लोग क्राइटेरिया नंबर 2 पे बात करेंगे। ये रेड वाली लाइनिंग को फिर से देखिए ध्यान से, ये क्राइटेरिया 2 है, यानी बॉडी की बनावट। अब लाइनिंग के देखिए ध्यान से, रेड वाला लाइन को फोकस कीजिए। जो रेड लाइनिंग है उसके नीचे जो भी है वो यूनिसेलुलर है, और रेड लाइनिंग के ऊपर जो भी है वो मल्टी सेलुलर। यानी कि इससे ये पता चलता है कि प्रोटिस्टा और मोनेरा यूनिसेलुलर है। और अब हम ध्यान से देखेंगे, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिए। थर्ड क्राइटेरिया पे चल रहे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मेरे तरफ व्हाइट वाले पे पॉइंट को देखिए। थर्ड क्राइटेरिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो मेन है, ध्यान से सुनिएगा। मोनेरा किंगडम में मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक स्टार्ट होता है, व्हाइट वाला जो खुद से खाना बनाता है, ऑटोट्रॉफिक है। लेकिन वो ऑटोट्रॉफिक तो है, खाना खुद से बनाता है, लेकिन एक जो लाइन है वो यहां पास ही रह जाएगी, कीमो ऑटोट्रॉफ। खाना खुद से तो बनाया, लेकिन किसके हेल्प से? सन के हेल्प से नहीं बना रहा है, केमिकल के हेल्प से। तो ये ग्रीन वाली लाइनिंग कीमो ऑटोट्रॉफ है, और जो व्हाइट वाली लाइनिंग वो फोटो ऑटोट्रॉफ है, सन के हेल्प से खाना बनाने वाला। यानी प्रोकैरियोटिक ऐसे जो खाना बना रहे हैं लेकिन सन के हेल्प से बना रहे हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ है। यही लाइनिंग आगे एक्सटेंड हो गई, यानी कुछ ऐसे प्रोटिस्टा बने जो खाना खुद से बनाते थे, जैसे कि क्लामाइडोमोनस, जैसे कि क्लोरेला, जैसे कि डाइएटम्स, क्राइसोफाइट्स, जैसे कि डाइनोफ्लैजलेट्स। अब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो ऐसे आपको प्रोटिस्टा मिलेंगे जो कि फोटोसिंथेटिक है। क्राइसोफाइट्स, चीफ प्रोड्यूसर ऑन ओशन, गोल्डन एल्गी पढ़िएगा, डाइएटम्स पढ़िएगा, डाइनोफ्लैजलेट्स पढ़िएगा, क्लामाइडोमोनस, क्लोरेला भी यहां बिलोंग करते हैं क्योंकि एक सेल के। तो ये वाला जो मैं व्हाइट कलर की जो लाइनिंग बनाया हूं वो फोटो ऑटोट्रॉफ, लेकिन यहां तक एक सेल वाले हैं, यानी प्रोटिस्टा किंगडम। यहीं से ये लाइनिंग एक्सटेंड कर गई, यहीं से ये लाइनिंग एक्सटेंड कर गई और प्लांटी किंगडम बन गया। प्लांटी किंगडम की शुरुआत हो गई। बस प्लांटी में कैसे है? मल्टी सेलुलर ऑटोट्रॉफ है, मल्टी सेलुलर है, फोटो ऑटोट्रॉफ है। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर फोटो ऑटोट्रॉफ थे, और मोनेरा में भी यूनिसेलुलर फोटो ऑटोट्रॉफ थे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, लाइनिंग को समझिएगा। मैं लाइनिंग यहां पर फिर से रेड कर रहा हूं ग्रीन कलर से। यहां देखिए ये रेड एल्गी है, ये देखिए ब्राउन एल्गी है, ये ग्रीन एल्गी है। इवोल्यूशन में पहले बने ब्रायोफाइट्स, फिर टेरिडोफाइट्स, फिर जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मोनोकॉट एंड डाइकॉट बन गए। प्लांट किंगडम की शुरुआत हो गई, यानी प्लांट किंगडम का जन्म किसने दिया? प्रोटिस्टा किंगडम। इसी तरह से अब मैं दूसरे लाइन को ड्रॉ कर रहा हूं, जो ग्रीन कलर का है, ध्यान से देखिएगा। ये हेट्रोट्रॉफिक की लाइनिंग है, एब्जॉर्प्टिव है, पहले पचाएगा फिर खाएगा। मोनेरा किंगडम के लोग पहले पचाएंगे फिर खाएंगे, यानी ये ग्रीन वाली लाइनिंग एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, हेट्रोट्रॉफिक वाली, ठीक है। यही लाइनिंग आगे चली गई, यही लाइनिंग आगे चली गई। यहां कुछ ऐसे प्रोटिस्टा किंगडम आए जो पहले पचाएंगे फिर खाएंगे, स्लाइम मोल्ड्स की बारे में बात कर रहा है, और यही आगे में जाकर के एक नए किंगडम की शुरुआत करेगा जिसका नाम है फंजाई किंगडम। ये देखिए, ये जो मैंने बनाया ये फंजाई किंगडम है। ये किंगडम कौन सा है? फंजाई किंगडम। तो फंजाई किंगडम की शुरुआत किसने की? आंसर इज द प्रोटिस्टा, ठीक है। प्रोटिस्टा से ही एक्सटेंड होकर के फंजाई किंगडम बने। अब ध्यान से सुनिएगा, अब यहां पास अपने आप
अब यहां पर अपने आप एक नए हेटेरोट्रॉफ ने जन्म लिया, ठीक है, अपने आप एक नए हेटेरोट्रॉफ प्रोटिस्टा में स्टार्ट होता है, जो पहले खाएगा फिर पचाएगा, होलोजोइक, होलोजोइक स्टार्ट होगा। यही होलोजोइक में कौन आते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, और यही आगे एक्सटेंड करके, यही आगे एक्सटेंड करके एक नया किंगडम बन गया एनिमेलिया, नया किंगडम बन गया एनिमेलिया। तो अब मुझे बताइए कि एक्चुअली में प्रोटिस्टा से ही 3 किंगडम बने, एक बना प्लांटी, एक बना फंजाई, और एक बने एनिमेलिया। आ गई बात समझ में? तो मुझे बताइए मोनेरा किंगडम में कितने मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको दिख रहे हैं? मोनेरा में देखिए ध्यान से, सर मोनेरा में एक दिख रहा है सर फोटोऑटोट्रॉफ, व्हाइट वाला कौन है, फोटोऑटोट्रॉफ। सर ग्रीन वाला कीमोऑटोट्रॉफ, 2, और एक है एब्जॉर्प्टिव, पहले पचाएगा फिर खाएगा, 3 दिखे ना। मोनेरा में फोटोऑटोट्रॉफ भी है, मोनेरा में कीमोऑटोट्रॉफ भी है, और मोनेरा में एब्जॉर्प्टिव भी है, पहले पचाएगा फिर खाएगा। अब प्रोटिस्टा पे बात कीजिए, ध्यान से देखो बच्चे लोग, प्रोटिस्टा को देखो, प्रोटिस्टा में भी सर, प्रोटिस्टा में भी देखिए ना सर, फोटोऑटोट्रॉफ है, करेक्ट। प्रोटिस्टा में भी एब्जॉर्प्टिव है, करेक्ट। प्रोटिस्टा में नया एक बना होलोजोइक, पहले खाएगा फिर पचाएगा, अमीबा पैरामीशियम वाले। और यहां पास एक और जन्म लेगा, एक और जन्म लेगा, जो कि होगा मिक्सोट्रॉफिक, यूग्लिना वाले। वो एनिमल की भांति है, पहले खा गए, लेकिन हेट्रोट्रॉफिक है, लेकिन वो ऑटोट्रॉफ के भी गुण रखते हैं, यानी हेट्रोट्रॉफ के साथ ऑटोट्रॉफ भी है, मिक्सोट्रॉफिक। इसलिए प्रोटिस्टा को कहते हैं मोस्ट डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सबसे डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रोटिस्टा में है। कैसे सर? देखिए यहां फोटो ऑटोट्रॉफ मिले, हाँ, कीमोऑटोट्रॉफ नहीं है प्रोटिस्टा में, देखिए लाइनिंग को। सर यहां होलोजोइक भी है, यस। सर यहां पास सर एब्जॉर्प्टिव भी है, यस। और सर यहां मिक्सोट्रॉफिक भी है, यस। 4 तरह के दिख रहे, फोटो ऑटोट्रॉफ भी है, यहां पर होलोजोइक भी है, अमीबा पैरामीशियम, मिक्सोट्रॉफिक भी है, यूग्लिना, और एब्जॉर्प्टिव भी है, स्लाइम मोल्ड्स वाले। तो मोस्ट डाइवर्स कहां दिखा? प्रोटिस्टा में। चलिए प्लांटी में कोई टेंशन नहीं है बच्चा, प्लांटी में कोई टेंशन नहीं है, प्लांटी में तो केवल और केवल फोटो ऑटोट्रॉफ है, खत्म, एक ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, फोटो ऑटोट्रॉफ। फंगस में बच्चा कोई टेंशन नहीं है, केवल एब्जॉर्प्टिव है, कोई टेंशन नहीं है। एनिमेलिया में बच्चा कोई टेंशन नहीं है, केवल होलोजोइक है, केवल होलोजोइक है। अब नीट में क्वेश्चन आया था मोस्ट डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताइए, मोस्ट डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताइए, तो मोनेरा और प्रोटिस्टा 2 ऑप्शन थे, आप बताइए, आप बताइए ध्यान से, ठीक है, अब बताइए ध्यान से, सबसे मोस्ट डाइवर्स कौन आपको दिख रहा है? तो सर मोस्ट डाइवर्स तो आपको दिख रहा है कौन? तो आंसर इज अ प्रोटिस्टा, ठीक है। अब देखिए इसी फिगर को मैं वापस से बना रहा हूं, इसी फिगर को मैं वापस से बना रहा हूं, ठीक है ना, कि अब क्लैरिटी दिमाग में आ जाए और सारे क्वेश्चन विद इन सेकंड सॉल्व हो। हमारा मेन क्या था? विद इन सेकंड सॉल्व होना क्वेश्चन। देखिए मैंने इसी क्वेश्चन को मैं वापस से आपको बना के दिखा रहा हूं। मैंने क्या बोला? सबसे पहले आप खुद से आज ट्राई कीजिएगा, कॉपी पे खुद से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मैं ट्रिक्स देने वाला हूं। ये आपका हो गया इवोल्यूशन की लाइनिंग, ये सबसे पुराना प्रिमिटिव, ये सबसे एडवांस टाइम, ठीक। अब मैंने बोला विटेकर के 5 क्राइटेरिया थे। क्राइटेरिया नंबर 1, कौन प्रोकैरियोटिक है, नीचे लिखिए, कौन यूकैरियोटिक है, ऊपर लिखिए लाइनिंग के। मैंने यहां पर एक किंगडम ड्रॉ कर दिया मोनेरा, यानी मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, कोई डाउट नहीं है, नहीं सर कोई डाउट नहीं है मोनेरा को लेकर के। इसके ऊपर में मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ये प्रोटिस्टा की, प्रोटिस्टा की लाइनिंग मैंने ऐसे बनाई, ध्यान से देखिए, ठीक। ये कौन है सर? प्रोटिस्टा। इसी प्रोटिस्टा से 3 किंगडम का जन्म होगा, यानी प्रोटिस्टा जंक्शन है। यहां से ही ध्यान से देखिए, मैंने क्राइटेरिया नंबर अब 2 ले लिया,
जो भी नीचे है वो यूनिसेलुलर है, ऊपर है मल्टीसेलुलर है। अब बताइए, इस लाइनिंग के नीचे, रेड वाले लाइनिंग के नीचे यूनिसेलुलर, आप बता सकते हो कौन कौन से किंगडम यूनिसेलुलर है? सर प्रोटिस्टा और मोनेरा। चलिए, अब मैंने क्या बोला, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे फोकस कीजिए, व्हाइट वाले दिख रहे हैं ना पॉइंट। अब मैंने बोला ये कैसा है, खाना खुद से बनाएगा, ऑटोट्रॉफ। सन के हेल्प से बना रहा है, फोटो ऑटोट्रॉफ, ये फोटो ऑटोट्रॉफ है। एक और ऑटोट्रॉफ था जो केमिकल के हेल्प से बनाता था, आगे नहीं बढ़ पाया इवोल्यूशन में। कीमो ऑटोट्रॉफ अब कहीं नहीं पाया जाएगा, नीट का क्वेश्चन बन गया। देखिए येलो वाले लाइनिंग को, क्या वो आगे इवोल्यूशन में बढ़ा? कीमो ऑटोट्रॉफ नहीं बढ़ा सर, वो केवल मोनेरा किंगडम में। फोटो ऑटोट्रॉफ मोनेरा के अलावा प्रोटिस्टा में है। सर कहां? पढ़िएगा, डाई एटम्स, गोल्डन एल्गी, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजलेट्स, सभी लोग फोटो ऑटोट्रॉफ है। और यही लाइनिंग आगे बढ़ते हुए, यही लाइनिंग आगे बढ़ते हुए एक नए किंगडम में कन्वर्ट हो गई, नाम प्लांटी। तो प्लांटी के अंदर में केवल एक ही तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोटो ऑटोट्रॉफ। हो गया ना सॉल्व पूरा प्लांट किंगडम। सर कौन कौन? यहां देख लीजिए ध्यान से, यहाँ एल्गी है, यहाँ ब्रायोफाइट है, यहाँ टेरिडो, यहाँ जिम्नो, यहाँ एंजियो। इवोल्यूशन समझ में आया? अब देखिए, अब सेकेंड वाले को ध्यान से देखिएगा, ग्रीन वाले को। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? एब्जॉर्प्टिव, हेट्रोट्रॉफ है, पचा करके खाते हैं, बताया था आपको। अब ये क्या हुआ, आगे बढ़ा। मैक्सिमम मोनेरा ऐसे ही है, मैक्सिमम मोनेरा ना हेट्रोट्रॉफी है, एनसीईआरटी में लिखा है, मैं मोटी लाइनिंग कर दे रहा हूं। अब यहां से ये आगे बढ़ गए, ये आगे बढ़ गए, और आगे किसमें? प्रोटिस्टा में। तो कुछ प्रोटिस्टा एब्जॉर्प्टिव हैं। सर कौन? स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स फंगस की तरह है, एक सेल का है, लेकिन यही एब्जॉर्प्टिव की लाइनिंग आगे बढ़ गई, मल्टी सेलुलर में चला गया और बन गया फंगस किंगडम। तो फंगस किंगडम मल्टी सेलुलर एब्जॉर्प्टिव है, स्लाइम मोल्ड्स यूनिसेलुलर एब्जॉर्प्टिव है, मोनेरा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक एब्जॉर्प्टिव। आगे बात समझ में? चलिए, यहीं पास एक और किंगडम का जन्म होगा। देखिए ध्यान से, नया मोड ऑफ न्यूट्रिशन आया, होलोजोइक। सर कौन करता है? पहले खाएगा फिर बचाएगा, अमीबा, पैरामीशियम, पढ़ा है आपने। और यही आगे ग्रो करके होलोजोइक नया किंगडम बनाया, नाम है एनिमेलिया। नाम हो गया एनिमेलिया। आ गई ना बात समझ में? तो एनिमेलिया में केवल होलोजोइक, फंगस में एब्जॉर्प्टिव, प्लांटी कैसा? फोटोट्रोफ। मल्टीसेलुलर एनिमेलिया, मल्टीसेलुलर फंगस, मल्टीसेलुलर प्लांटी, मल्टीसेलुलर। लेकिन प्रोटिस्टा में एक और बनी, एक और पॉइंट बना जो कैसा था? मिक्सोट्रॉफिक। ऑटो के साथ साथ हेट्रो भी था, मिक्सोट्रॉफिक। अब बताइए, मैक्सिमम मोस्ट डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहां पाया गया? अब क्लियर हो गई ना? प्रोटिस्टा की लाइनिंग को देखिए, प्रोटिस्टा को, मोनेरा को भी देख लीजिए। मोनेरा में कीमो ऑटोट्रॉफ है, कहीं नहीं पाया जाएगा। पूछा जाएगा कीमो ऑटोट्रॉफ किस किंगडम में? भूलिएगा, केवल मोनेरा में। मोनेरा में फोटो ऑटोट्रॉफ भी है, और मोनेरा में एब्जॉर्प्टिव भी है, यानी हेट्रोट्रॉफ में कैसे? पहले पचा के खाने वाले, तीन तरह के। प्रोटिस्टा में देखिए, यहां पास फोटो ऑटोट्रॉफ भी है, डाई एटम्स, डाइनोफ्लैजलेट्स। यहां पास एब्जॉर्प्टिव भी है, ठीक है, पहले पचा के खाने वाले, स्लाइम मोल्ड्स। यहां मिक्सोट्रॉफिक भी है, युग्लिना भी है, दोनों तरह के। और यहाँ होलोजोइक भी है, अमीबा, पैरामीशियम भी है। तो मोस्ट डाइवर्स हो गया ना, चार तरह का। एनिमेलिया केवल होलोजोइक, फंगस ओनली एब्जॉर्प्टिव, प्लांटी केवल फोटो ऑटोट्रॉफिक। क्या मेरे में से सबको क्लियर हो गई? क्या ये सारा अब आपको जो भी मैंने बनाया है स्क्रीन पे, जो मैंने बनाया, क्या आपको समझ में आ गया? ट्रिक्स अब आ रहा है, ट्रिक्स तो अब मैं बता दूंगा फटाफट। क्या सबको क्लियर है? यस नो? दो दो बार बता दिया, अब तो क्लियर हो जाना। क्लियर है ना?
चलो अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कीमो ऑटोट्रॉफ केवल किस किंगडम में पाया जाएगा? आंसर कीजिए। अब मैंने बहुत बोला, कीमो ऑटोट्रॉफ केवल किस किंगडम में पाया जाएगा? आंसर कीजिए। मोनेरा। ठीक है। मोस्ट डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस में पाया जाएगा? मोस्ट डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस में पाया जाएगा? सर सबसे ज्यादा तो प्रोटिस्टा में है। ठीक है। थर्ड, सेकेंड मोस्ट डाइवर्स किस में पाया जाएगा? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेकेंड मोस्ट डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस में पाया जाएगा? आंसर मोनेरा। ठीक है। अब मैं एक खतरनाक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जो स्मार्ट बच्चे बहुत ध्यान से पढ़े होंगे देंगे। इन 5 किंगडम में कितने किंगडम में हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जा सकता है? ध्यान से, 5 किंगडम में कितने किंगडम में हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जा सकता है? सर मोनेरा में हाँ पाया जा सकता है। देख लीजिए, फिगर देखिए, फिगर देखिए। मोनेरा में यस हेट्रोट्रॉफिक है, एब्जॉर्प्टिव वाले। प्रोटिस्टा में यस है, फंगस में यस, और प्लांटी में यस। आंसर इज 4। आंसर बेटा 4 है। 3 कैसे? मोनेरा में क्या हेट्रोट्रॉफिक नहीं है? एब्जॉर्प्टिव होता है, पचा के खाने वाला, वो भी तो हेट्रोट्रॉफिक है। प्रोटिस्टा में सर है, सर होलोजोइक भी है और एब्जॉर्प्टिव, ये तो हेट्रोट्रॉफिक ही तो होते हैं। फंगस और एनीमेलिया। अब बताओ ध्यान से, कितने किंगडम केवल और केवल हेट्रोट्रॉफिक ही करेंगे? कितने किंगडम केवल और केवल हेट्रोट्रॉफिक ही करेंगे, उनमें दूसरा नहीं पाया जाएगा? आंसर 2। आंसर 2, फंगस एंड एनीमेलिया। आंसर फंजाई और एनीमेलिया केवल हेट्रोट्रॉफिक ही करेंगे, उनमें ऑटोट्रॉफ नहीं पाया जाएगा। ठीक है। इन 5 किंगडम में कितने किंगडम में ऑटोट्रॉफिक पाए जा सकते हैं? बताइए। इन 5 किंगडम में कितने किंगडम में ऑटोट्रॉफिक पाए जा सकते हैं? आंसर 3। मोनेरा हाँ सर फोटो ऑटोट्रॉफ तो है, प्रोटिस्टा हाँ सर ऑटोट्रॉफ तो है, और प्लांटी हाँ सर ऑटोट्रॉफ तो है। आंसर 3। अब बताओ कितने किंगडम में केवल और केवल ऑटोट्रॉफिक ही होगा? मतलब दूसरा नहीं हो सकता, केवल ऑटोट्रॉफिक ही होगा। आंसर 1, प्लांटी। आंसर 1, प्लांटी। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर दूं, मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दूं। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन थे, इतने आसान नहीं थे, तुमने फिगर देख करके बना लिया। फिर से बोल रहा हूं, कितने, और फटाफट आंसर करना, कितने किंगडम में हेट्रोट्रॉफिक पाए जा सकते हैं? चलो फटाफट, कितने किंगडम में हेट्रोट्रॉफिक पाए जा सकते हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमल। चलिए, कितने किंगडम में केवल और केवल हेट्रोट्रॉफिक ही पाया जाएगा? कितने किंगडम में केवल और केवल हेट्रोट्रॉफिक ही पाया जाएगा? तो फंगस और एनिमेलिया, क्योंकि मोनेरा में ऑटोट्रॉफिक भी है। कितने किंगडम में ऑटोट्रॉफिक पाए जा सकते हैं? कितने किंगडम में ऑटोट्रॉफिक पाए जा सकते हैं? 3। मोनेरा हाँ पाया जा सकता है, प्रोटिस्टा हाँ सर है, लाइन में तो बनाया है सर, प्लांटी यस। कितने किंगडम में केवल और केवल ऑटोट्रॉफिक ही होंगे? कितने किंगडम में केवल और केवल ऑटोट्रॉफिक ही होंगे? आंसर 1, प्लांटी। आगे बात समझ में? किस किंगडम में मिक्सोट्रॉफिक पाया जाएगा? किस किंगडम में मिक्सोट्रॉफिक पाया जाएगा? एक ही किंगडम है, प्रोटिस्टा। किस किंगडम में कीमो ऑटोट्रॉफ पाए जाएंगे और कहीं नहीं? कीमो ऑटोट्रॉफ कहीं हो ही नहीं सकते, केवल एक ही में, मोनेरा। देखो बनी है ना। चलो एक और ट्रिक सिखाता हूं, मजेदार सा ट्रिक, बहुत मजेदार है, और सारे क्वेश्चन विद इन सेकेंड बनेंगे। जहां भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाएगा, ध्यान से सुनना, जहां भी होलोजोइक पाया जाएगा ना, जहां भी कॉम्प्लेक्स फूड को खाना है, तो बॉडी को फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। जैसे अमीबा है और होलोजोइक कॉम्प्लेक्स फूड को लेना है, तो बॉडी फ्लेक्सिबल होता है। तो जहां भी होलोजोइक होगा वहां पर सेल वॉल नहीं होंगे, बॉडी फ्लेक्सिबल रखना है। तो जहां भी होलोजोइक होगा उनमें सेल वॉल नहीं होगा। तो अब बताइए 5 किंगडम में कहां कहां सेल वॉल होगा नहीं होगा? बताइए।
ध्यान से मैंने ट्रिक क्या दिया, जहां होलोजोइक आया उनमें सेल वॉल नहीं होगा, वो फ्लेक्सिबल होंगे। चलिए, क्या मोनेरा के अंदर में होलोजोइक था? नहीं थे सर। क्या पहले खा के पचाता था? नहीं। तो मोनेरा के अंदर सेल वॉल होंगे, यस। चलिए, प्लांटी के अंदर में होलोजोइक है क्या? प्लांटी के अंदर में होलोजोइक है क्या? नहीं सर, प्लांटी तो ऑटोट्रॉफ है, तो सेल वॉल होगा। फंगस के अंदर में क्या होलोजोइक है? नहीं सर, वो तो पहले पचा के खाता है, एब्जॉर्प्टिव वाले है, तो इनके अंदर भी सेल वॉल होगा। अब बताइए ध्यान से, प्रोटिस्टा के अंदर में क्या होलोजोइक हो सकते हैं? बोले हाँ सर, कुछ होलोजोइक है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, तो यहां पर सेल वॉल, यहां पर सेल वॉल एब्सेंट होगा। लेकिन कुछ जगह सर, कुछ प्रोटिस्टा के अंदर में तो फोटोऑटोट्रॉफ है, तो वहां सेल वॉल होगा। कुछ तो एब्जॉर्प्टिव है, तो सेल वॉल होगा। एनिमेलिया में सेल वॉल नहीं होंगे। क्या ट्रिक समझ में आया सभी को? क्या 100% ट्रिक समझ में आ गया? फिर से मैं बोल रहा हूं, जिस किंगडम में होलोजोइक अगर पाया गया तो उनमें सेल वॉल नहीं होगा। एनिमेलिया किंगडम, हाँ सर, एनिमेलिया किंगडम के अंदर होलोजोइक हम लोग, तो सेल वॉल नहीं है। सर मोनेरा, मोनेरा में होलोजोइक नहीं है सर, खा कैसे सकता है कॉम्प्लेक्स चीज को, तो सेल वॉल है। फंगस किंगडम होलोजोइक नहीं है, तो सेल वॉल है। प्लांटी किंगडम, सर ये तो ऑटोट्रॉफ है, तो सेल वॉल है। बचा प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में तो 3 अलग तरह के लोग हैं, फोटोऑटोट्रॉफ भी है, वहां पर एब्जॉर्प्टिव भी है, और वहां होलोजोइक भी है। तो जो होलोजोइक है अमीबा, पैरामीशियम, वहां सेल वॉल नहीं होंगे। जो एब्जॉर्प्टिव है, फंगस की तरह है, तो होगा। और जो, ठीक है, जो फोटोऑटोट्रॉफ है, डायटम्स, डीनोफ्लैजलेट, उनमें सेल वॉल होगा। क्या बातें समझ में आई? और यूग्लिना भी होलोजोइक करता था, तो सेल वॉल नहीं है। यूग्लिना भी होलोजोइक करता था, तो सेल वॉल नहीं है। बताओ किसे किसे ये ट्रिक समझ में आ गई? ठीक है, किसे किसे ये ट्रिक समझ में आ गया? अब मजेदार है ये ट्रिक्स, अब क्लियर हो गया ना? चलो, फिर से मैं पूछ रहा हूं 5 क्वेश्चन इसी के ऊपर। ठीक है, बताइए इन 5 किंगडम में कितने किंगडम प्रोकैरियोटिक है? फटाफट, अब केवल स्क्रीन देखना, आंसर करना, स्क्रीन देखकर आंसर करना। सर एक ही तो है। कितने किंगडम यूकैरियोटिक है? कितने किंगडम यूकैरियोटिक है? 4। कितने किंगडम यूनिसेलुलर है? स्क्रीन देखिए, आंसर कीजिए। 2, मोनेरा और प्रोटिस्टा। कितने किंगडम मल्टी सेलुलर है? कितने किंगडम मल्टी सेलुलर है? सर 3। बताइए कितने किंगडम के अंदर में फोटो ऑटोट्रॉफ पाए जाते हैं? कितने किंगडम के अंदर फोटो ऑटोट्रॉफ पाए जाते हैं? लाइनिंग व्हाइट वाली, व्हाइट लाइनिंग, प्लांटी, प्रोटिस्टा और मोनेरा। ठीक है, कितने किंगडम के अंदर कीमो ऑटोट्रॉफ है? कितने किंगडम के अंदर कीमो ऑटोट्रॉफ है? बस एक। आगे, कितने किंगडम के अंदर में मिक्सोट्रॉफिक है? कितने किंगडम के अंदर? एक ही है, वो है प्रोटिस्टा, वो है प्रोटिस्टा। ठीक है, कितने की है? लाइनिंग देखिए, एब्जॉर्प्टिव, लाइनिंग देखिए। आंसर 3। कितने के अंदर एब्जॉर्प्टिव है? 3। कितने के अंदर होलोजोइक है? लास्ट क्वेश्चन, कितने के अंदर होलोजोइक है? होलोजोइक कितने के अंदर में? 2। भाई अरे एनिमेलिया में तो है ही है, एनिमेलिया में तो है ही है, प्रोटिस्टा में भी तो है, प्रोटिस्टा के मेंबर भी तो ऐसे करते हैं। तो आ गई, यही है बच्चा आपका फाइलोजेनेटिक, यही था आपका फाइलोजेनी, यही था फाइलोजेनेटिक रिलेशन, यही था इवोल्यूशन। ये विटेकर ने बनाया था खुद से। ये जो आपको मैंने बना के दिया है ना, ये पूरा विटेकर ने खुद से बना के दिया था। और देखो कितना आसान हो गया। अब कितने आसान हो गए ना, कितने आसान हो गए। नहीं तो तुम ढूंढते रहते हो कहां कहां होलोजोइक है, कहां एब्जॉर्प्टिव है, कहां कीमोऑटोट्रॉफ है, कहां मिक्सोट्रॉफिक है, कभी नहीं पता चलता। तो ये ट्रिक्स नहीं देता ना, तो तुम करते आंसर, लेकिन बड़ा कंफ्यूज रहते कि कहां होलोजोइक है, कहां कहां ढूंढते, कहां एब्जॉर्प्टिव है, कहां ढूंढते। चलिए, अब मैं एक बार नीट का एक कंट्रोवर्सी बताता हूं। नीट में एक क्वेश्चन आया था, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था,
मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। देखिए, नीट में क्वेश्चन आया कि बताइए मोस्ट डाइवर्स किंगडम कौन से, ध्यान से सुनना। नीट में क्वेश्चन आया मोस्ट डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहां पाए जाएंगे, मोस्ट डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ध्यान से सुनना, आप नहीं रट्टा मत मारिएगा, अभी क्वेश्चन सुन तो लीजिए, आप आंसर मत लिखिए, आप क्वेश्चन सुनिए पहले। ऑप्शन था फंजाई, पहला ऑप्शन। दूसरा था प्लांटी, प्लांटी। तीसरा ऑप्शन थे मोनेरा, तीसरा ऑप्शन थे मोनेरा। और चौथा ऑप्शन था एनिमेलिया, एनिमेलिया। ठीक है, चलिए भाई साहब, हाँ बहन लोग, भाई साहब मैं चलो बताइए, बताइए यहाँ पास कि क्या आंसर करना चाहिए था आपको, बोलिए मोस्ट डाइवर्स कौन है। तो यहाँ पर क्या प्रोटिस्टा ऑप्शन में है, क्या यहाँ प्रोटिस्टा ऑप्शन में है, नहीं, यहाँ प्रोटिस्टा ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर मोनेरा को चला गया। ठीक है ना। तो बच्चा लोग जब आप क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो आपके अंदर मिसकॉन्सेप्शन है, एक गलत धारणा बैठ गई है। आपको ये क्वेश्चन बनाने के बाद में ये चीज लगता है कि मोस्ट डाइवर्स मोनेरा है। आपको लगता है मोस्ट डाइवर्स कौन है, मोनेरा है, क्योंकि नीट ने तो यही आंसर दिया, क्वेश्चन बैंक में बनाया था, आंसर मोनेरा निकला, क्योंकि मोनेरा ही सबसे ज्यादा करता होगा। नहीं, ये मिसकॉन्सेप्शन है, ये आपका गलत धारणा है। मोनेरा इसलिए आंसर है क्योंकि ऑप्शन में प्रोटिस्टा एब्सेंट था। आप समझ में आया। आपको लग रहा है, बहुत सारे बच्चे को लगता है कि आंसर की में मोनेरा है, यानी मोनेरा मोस्ट डाइवर्स है। ठीक है ना, लेकिन इसलिए मोनेरा मोस्ट डाइवर्स है क्योंकि आंसर में प्रोटिस्टा एब्सेंट था। अगर प्रोटिस्टा होता तो आप प्रोटिस्टा को पहले प्रेफरेंस देते हैं और सेकंड प्रेफरेंस आप मोनेरा को देते। आ गई बात समझ में ना, ये मिसकॉन्सेप्शन कहते हैं, ये बच्चे लोग रट लेते हैं। आप अपने किसी कलीग से, ठीक है, अपने बैचमेट से ये क्वेश्चन डिस्कस कीजिएगा, तो वो बोलेगी मैंने तो क्वेश्चन बनाया था नीट का और उसमें आंसर मोनेरा है, तो आंसर तो मोनेरा होगा। ये गलत है, आंसर प्रोटिस्टा को जाएगा, सेकेंड मोस्ट मोनेरा को जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे चार चीजें आपसे डिस्कस कर रहा हूं, मैं आपसे चार चीजें आपसे डिस्कस कर रहा हूं और इसको समझने की कोशिश करना, इसमें कंफ्यूजन होता है। तो मैं आपसे चार क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं वापस से। पहला, अगर क्वेश्चन आया मोस्ट डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो आपको तो पता चल गया कि प्रोटिस्टा होगा मोस्ट डाइवर्स। अगर न्यूट्रिशन के लिए पूछा गया क्वेश्चन में, तो आप आंसर अच्छे से करके आइए, प्रोटिस्टा, ये तो आपको आ चुका है। अगर क्वेश्चन में सेकेंड मोस्ट डाइवर्स वर्ड यूज करें, तो आप आंसर मोनेरा करके आइए, ये तो आप लोगों को आ चुका है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये वर्ड आए मोस्ट डाइवर्स मेटाबॉलिज्म, मोस्ट डाइवर्स मेटाबॉलिज्म पूछे, तो आंसर आपका हो जाएगा मोनेरा। सर क्यों? ये आपके एनसीईआरटी में गिवन, अगर आपके एनसीईआरटी में देखिएगा मोनेरा किंगडम में ध्यान से पढ़ोगे तुम लोग, तो वहां पर एक क्वेश्चन आएगा मोस्ट डाइवर्स मेटाबॉलिज्म मोनेरा किंगडम में होगा। तो बच्चा अब गड़बड़ नहीं करना, वहां न्यूट्रिशन मैंने बताया, ये मेटाबॉलिज्म है। सर मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म कहने का मतलब है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है, नाइट्रिफिकेशन कर सकता है, डीनाइट्रिफिकेशन कर सकते हैं बैक्टीरिया, अमोनिफिकेशन कर सकता है, दही बना सकता है, अल्कोहल बना सकता है। कितनी तरह का रिएक्शन कर रहा है, कितने तरह का रिएक्शन कर रहा है, यानी कि कितना डाइवर्स है इसके रिएक्शन। इसलिए कहा गया मोस्ट डाइवर्स मेटाबॉलिज्म कौन करता है, तो आंसर करके आइएगा मोनेरा। फिर से बोल रहा हूं, मेटाबॉलिज्म कहने का मतलब काम, फंक्शन। तो आप पढ़ते हैं ना कि दुनिया में जो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन वो बैक्टीरिया करते हैं, नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया करता है, अमोनिफिकेशन बैक्टीरिया करता है, कर्ड बनाना बैक्टीरिया कर रहा है। बहुत डाइवर्स इसके अंदर में रिएक्शन होंगे। हमारे के अंदर कितनी तरह के डिजीज कॉज कर रहा है, प्लांट पे कितनी तरह के डिजीज कॉज कर रहा है, अलग अलग कंडीशन में सरवाइव करता है, यानी अलग अलग डाइवर्स मेटाबॉलिज्म पाया जाता है। आ गई बात समझ में?
अगर क्वेश्चन ये आए मोस्ट डाइवर्स, ठीक है, हैबिटेट, हैबिटेट यानी रहने की जगह, एंड मॉर्फोलॉजी, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो आप आंसर करके आइएगा फंजाई। जब फंगस वाले टॉपिक आप पढ़ रहे होंगे, मैं ही पढ़ाऊंगा, तो वहां पास आएगा सबसे डाइवर्स हैबिटेट और मॉर्फोलॉजी, बाहरी बनावट और रहने की जगह, तो आंसर क्या हो जाएगा? फंजाई। तो आप ध्यान से करिएगा, न्यूट्रिशन का आंसर अलग हो गया, न्यूट्रिशन का आंसर प्रोटिस्टा, सेकेंड मोस्ट डाइवर्स मोनेरा, मेटाबॉलिज्म मोनेरा, एम फॉर मेटाबॉलिज्म, एम फॉर मोनेरा, एम फॉर मेटाबॉलिज्म, एम फॉर मोनेरा, और हैबिटेट और मॉर्फोलॉजी आए, ये एनसीईआरटी में गिवन है, मैं अलग से नहीं बोल रहा हूं। आंसर आप फंजाई कीजिएगा। आगे बात समझ में? यहां पर बच्चा मेटाबॉलिज्म और न्यूट्रिशन को सेम मान के चलता है तो गड़बड़ हो जाता है ना। चलिए यहां तक सबको क्लियर है? यस नो? क्लियर है सभी को? चलिए हम लोग आगे चलिए, अब कुछ और सीखे नई चीजें। एनसीईआरटी में जो जो आपको डिफिकल्ट लगता है उसी को मेरा इजी करने का काम, आपको डिफिकल्ट लगता है मेरा उसी का काम है इजी करना। चलिए फिर से करता हूं एक चीज, जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना तो वहां पर होगा कि आर.एच. विटेकर की क्या ड्रॉबैक्स है, गलतियां हैं। विटेकर साहब बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन कुछ गलतियां, ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक्स मतलब गलतियां, ड्रॉबैक्स मतलब गलतियां, उन्होंने क्या क्या गलती की, लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं। ठीक है, पहला ऑब्जेक्शन उठाया जाता है कि उन्होंने वायरस, वायरस, वायरवाइड्स, वायरवाइड्स, प्रायोन्स, प्रायोन्स और लाइकेन को अपने 5 किंगडम में कोई जगह नहीं दिया। नो प्लेस, नो प्लेस फॉर वायरस, वायरवाइड्स, ठीक है, प्रायोन्स एंड लाइकेन। आप ये एनसीईआरटी का ही वर्ड है, वायरस का पहला लाइन यही है, वायरस टॉपिक में ये पहला लाइन आपको मिलेगा। विटेकर ने अपने 5 किंगडम में वायरस, वायरवाइड्स, प्रायोन को कोई जगह नहीं दी। सर क्यों नहीं दिया? जाहिर सी बात है, ये तीनों वायरस, वायरवाइड्स और प्रायोन्स, मैं लाइकेन की बात नहीं कर रहा अभी, ये तीनों नॉन सेलुलर है, सेल से ही नहीं बने। वायरस तो नॉन सेलुलर है ना, ए सेलुलर है ना, ये सेल से बना ही नहीं। अगर सेल से बना ही नहीं है तो विटेकर अपने किस किंगडम में से प्लेस करता? विटेकर ने तो किंगडम बनाया प्रोकैरियोटिक के लिए मोनेरा, यूकैरियोटिक के लिए 4 किंगडम। अगर ये सेल से ही नहीं बने तो किस किंगडम में से प्लेस किया जाता? तो इसलिए याद रखिएगा, विटेकर ने इन्हें किसी भी किंगडम में प्लेस नहीं किया क्योंकि ये सेल से नहीं बने थे। दूसरा, सर लाइकेन में क्या दिक्कत थी? लाइकेन तो लिविंग भी होता है, सेल से बना है। लाइकेन के साथ प्रॉब्लम है कि ये एल्गी और फंगस का 2 पार्टनर है ना, आप पढ़ते इसमें एल्गी और फंगस 2 पार्टनर है, फाइकोबायोन्ट, माइकोबायोन्ट, आपको अच्छे से आता है ये सब चीजें, पॉल्यूशन इंडिकेटर आप जानते हैं। तो ये तो 2 लोग हैं, तो अब दोनों के नेचर अलग है, एल्गी तो ऑटोट्रॉफ है और फंगस तो हेट्रोट्रॉफ है, तो दोनों को मिक्स्ड है ये, तो इस मिक्स्ड ऑर्गेनिज्म को कहां रखे? ये तो मिक्स्ड ऑर्गेनिज्म है ना, 2 ऑर्गेनिज्म का मिश्रण है, एल्गी और फंजाई। तो मैंने तो एल्गी के लिए जगह रखा है, फंगस के लिए जगह रखा है, दोनों का मिक्स कर जाएगा तो मैं कौन सा किंगडम दूंगा? ना मैं फंगस किंगडम में रख सकता हूं ना एल्गी किंगडम में रख सकता हूं, क्योंकि ये 2 ऑर्गेनिज्म के मिक्सिंग से बने, तो उन्होंने लाइकेन के लिए कोई जगह नहीं दी। चलिए ये ड्रॉबैक्स थे, लेकिन मेन ड्रॉबैक्स पे हम बातें करते हैं। चलिए, जो मेरे अकॉर्डिंग सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो सेकेंड था, इसलिए 5 किंगडम गलत हो गया और 6 किंगडम आ गए, 5 किंगडम गलत हो गया और 6 किंगडम आ गए। क्यों? समझिए, ध्यान से सुनना। उन्होंने क्या किया था, एक ऑर्गेनिज्म था जिसका नाम था आर्कीबैक्टीरिया, आप भी इसके बारे में जानते हो, नया चीज नहीं है आपके लिए। आर्कीबैक्टीरिया, आर्की मतलब होता है एंशिएंट, मतलब पुराने। आर्कीबैक्टीरिया को उन्होंने प्लेस कर दिया था मोनेरा में, मोनेरा में प्लेस किया था। बोला मतलब, लोगों ने, साइंटिस्ट ने ऑब्जेक्शन उठाया कि विटेकर साहब अपने बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक कर दिया है। बोले क्या मैंने कर दिया यार? तो उन्होंने बोला कि देखिए आर्कीबैक्टीरिया जो है ना,
ये आर्की बैक्टीरिया को आपने मोनेरा में रख दिया, तो विटेकर ने बोला ठीक तो किया मैंने, प्रोकैरियोटिक है आर्की बैक्टीरिया, मैंने मोनेरा में रखा। बोले नहीं नहीं, आप आर्की बैक्टीरिया के डिटेल में जानते हो क्या? क्या आपने डिटेल पढ़ा है आर्की बैक्टीरिया के बारे में? बोले नहीं। आर्की बैक्टीरिया के अंदर में अगर आप नेचर को देखोगे ना, तो इनके सेल वॉल नॉर्मल बैक्टीरिया से तो मैच ही नहीं करता। CW मतलब सेल वॉल। बैक्टीरिया यानी इकोलाई, राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस ना, उनका सेल वॉल आर्की बैक्टीरिया से कुछ भी मैच नहीं करता। सेल मेम्ब्रेन मैच नहीं करता है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन उनका मैच नहीं करता है, रहने की जगह, हैबिटेट, नेचर उनका मैच ही नहीं करता है। आर्की बैक्टीरिया तो यूनिक है, ना आर्की बैक्टीरिया का सेल वॉल मैच करता है, ना आर्की बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन मैच करता है, ना इनका नेचर मैच करता है, ना इनका मेटाबॉलिज्म, कुछ भी रिएक्शन मैच करता है। बोले कैसे? देखिए ध्यान से सुनिए, आपको ये बताया जाता है कि देखिए सन, ये सन है, सन क्या है? एक आग का गोला है, यही है ना। उसी के टूटने से बहुत सारे प्लेनेट बने और उसी से बन गया अर्थ। बिग बैंग थ्योरी यही होता है ना, आपने थोड़ी बड़ी तो पढ़ी होगी कि जो सन है उसी के टूटने से अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है। तो जब अर्थ बना होगा तो उस टाइम क्या होगा? अर्थ का टेम्परेचर समझ रहे हो? अगर ये, ठीक है, एक आग का गोला था क्योंकि सन के टूटने से बना था, तो अगर अर्थ आग का गोला है तो टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा होगा, हाई टेम्परेचर। और उस टाइम यहाँ जो कंडीशन थे, मिट्टियां थी, वो बहुत ज्यादा सॉल्टी थी, सॉल्ट कंडीशन बहुत ज्यादा था, पीएच बहुत ज्यादा एसिडिक था। तो उस टाइम अर्थ पूरी तरह से एबनॉर्मल कंडीशन में था, बहुत सारे रेडिएशन थे, अर्थ पे रेडिएशन बहुत ज्यादा आते थे, टेम्परेचर बहुत हाई था। उस जगह पे पहला ऑर्गेनिज्म आता है जो इस कंडीशन में सरवाइव करता है, इसका नाम है आर्की बैक्टीरिया। उसका नाम क्या है बोलो? आर्की बैक्टीरिया। इसलिए कहा जाता है ये फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, अर्थ पे आने वाला पहला ऑर्गेनिज्म है ना। ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन है? आर्की बैक्टीरिया। ये इस एबनॉर्मल कंडीशन में अडेप्ट हो गए, एबनॉर्मल कंडीशन में ये अडेप्टेड है, और आज भी ये ऑर्गेनिज्म आज भी आपको दिखेगा, इसलिए से कहते हैं लिविंग फॉसिल। जिंदा तो है लेकिन इनमें आज तक कोई बदलाव नहीं आया, आज भी वैसे ही दिखते, इसलिए कहा गया लिविंग फॉसिल है ये। तो बोला ठीक है। अब आया कि ये नेचर में देखिए ना, नॉर्मल बैक्टीरिया तो इकोलाई है, नॉर्मल बैक्टीरिया तो राइजोबियम है, ठीक है, उनसे मैच कराइए। ना इनका सेल वॉल मैच करता है, ना मेम्ब्रेन मैच करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ना इनका रहने का हैबिटेट, ना नेचर, कुछ तो मैच कर ही नहीं रहा है। तो आपने आर्की बैक्टीरिया को इनके साथ क्यों रखा? कोई चीज मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, दोनों प्रोकैरियोटिक के मान लेते हैं, लेकिन नेचर तो मैच किया नहीं ना, सेल वॉल तो मैच नहीं किया ना, ठीक है, सेल वॉल तो मैच नहीं किया ना, रहने का तरीका तो मैच नहीं कर रहे ना, हर चीज तो मैच ही नहीं कर रहा है। तो आपने आर्की बैक्टीरिया को मोनेरा में नहीं रखना चाहिए था। ये विटेकर साहब पे एक चैलेंज होता है, यानी कि विटेकर पे एक गलती गिनाया जाता है। तो यहां पे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल वूस, ध्यान से सुनिएगा, एनसीईआरटी में इनके बारे में थोड़ा सा दे रखा है, और यहां पर बच्चा थोड़ा कंफ्यूज होता है, इसलिए मुझे डिस्कस करना पड़ रहा है। कार्ल वूज ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। आर्की बैक्टीरिया को लोगों ने बोला ये यूनिक है, अलग है, डिफरेंट है, तो ये आपने मोनेरा में मत रखिए। तो कार्ल वूज ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और आर्की बैक्टीरिया नाम का एक नया किंगडम बनाया। तो हो गए 6 किंगडम, 5 तो पहले थे, मोनेरा से ही आर्की बैक्टीरिया को निकाल लिया और 6 किंगडम बन गए। तो हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं, बस मैं थोड़ा सा नॉलेज आपको दूंगा, ज्यादा आपको नहीं करना है, थोड़ा सा आपको नॉलेज दूंगा कार्ल वूज के बारे में। कार्ल वूज ने 2 चीजें बताई। एक तो उन्होंने 6 किंगडम का कॉन्सेप्ट लाया, 6K सिस्टम, 6 किंगडम का कॉन्सेप्ट लाया, जो थोड़ा सा आपको जानना है, डिटेल नहीं पढ़ना। और उन्होंने एक नया चीज लॉन्च किया, 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। उन्होंने एक नया चीज लाया, 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। आप बोलोगे सर ये डोमेन क्या होता है? ये डोमेन वर्ड तो हमने नहीं सुना है, एनसीईआरटी में है बच्चा,
आप एनसीईआरटी बहुत ध्यान से पढ़िएगा ना तो ये मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, इसी की कहानी को मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। उन्होंने क्या किया, जितने भी लिविंग ऑर्गेन्स थे उन्हें 3 डोमेन में डिवाइड कर दिया। सर डोमेन क्या है, सुपर किंगडम, किंगडम से एवब, जैसे प्लेनेट की एवब में सुपर प्लेनेट बोल दूं, प्लेनेट का गुच्छा बना के बोल दूं सुपर प्लेनेट है। प्लेनेट अर्थ एक प्लेनेट है, मार्स एक प्लेनेट है, मैं कई सारे प्लेनेट बना के बोल दूं भाई आज से सुपर प्लेनेट है, उसके अंदर में तुम लोग आओगे, तो वही था। तो ये नाम आया, डोमेन का एक और मतलब है सुपर किंगडम। तो उन्होंने जितने ऑर्गेन्स थे उन्होंने क्या किए, जो किंगडम मोनेरा है ना उसी से नया 2 डोमेन बना दिया, सुपर किंगडम बना दिया। किंगडम मोनेरा से ही 2 नए डोमेन का जन्म दे दिया। एक का नाम दिया अरेकिया, एक का नाम दिया अरेकिया, ये डोमेन का नाम है अरेकिया। दूसरे डोमेन का नाम है, दूसरे डोमेन का नाम है बैक्टीरिया, दूसरे डोमेन का नाम है बैक्टीरिया। मोनेरा किंगडम से ही 2 नए डोमेन का जन्म हुआ, एक अरेकिया और एक बैक्टीरिया। और उन्होंने तीसरा डोमेन बनाया यूकैरिया, जितने भी यूकैरियोट्स हैं उनके लिए एक डोमेन तैयार किया यूकैरिया। तो कितने डोमेन होंगे, 3। एनसीईआरटी में बहुत ध्यान से पढ़िएगा, मोनेरा किंगडम का ही ब्रेक करके 2 डोमेन बन गए, अरेकिया और बैक्टीरिया। अरेकिया को रखा उन्होंने किंगडम अर्की बैक्टीरिया में, अरेकिया के अंदर में आया अर्की बैक्टीरिया नाम का किंगडम। बैक्टीरिया के अंदर में आया यू बैक्टीरिया नाम का किंगडम। तो बताइए आपके एनसीईआरटी में ये 2 वर्ड है ना, यू बैक्टीरिया और एरेकी बैक्टीरिया, ये 2 नए किंगडम तैयार कर दिए। और यूकैरिया के अंदर में आ गया प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, यानी उन्होंने 5 की जगह 6 किंगडम बना दिए। उन्होंने एक नया किंगडम अरेकी बैक्टीरिया बढ़ा दिया, एक किंगडम ये हो गए, बाकी तो 5 किंगडम थे ही थे, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया तो थे ही थे। तो उन्होंने मोनेरा को तोड़ करके 2 नए किंगडम में कन्वर्ट किया, अरेकी बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो टोटल कितने किंगडम हो गए, 6 किंगडम। इसलिए टॉपिक का नाम 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। और किंगडम के ऊपर एक नया कॉन्सेप्ट लाया डोमेन का, किंगडम के ऊपर एक डोमेन लाया, यूकैरिया यूकैरियोट्स वाले, बैक्टीरिया नॉर्मल बैक्टीरिया के लिए, अरेकिया आर्की बैक्टीरिया के लिए। बस यहां एक जगह बच्चा कंफ्यूज होता है, अगर तुम तुक्का मारोगे तो गड़बड़ करनी। आपको मालूम है कि चलिए भाई मैं बोल रहा हूं कि 6 किंगडम है, 6 किंगडम है और 3 डोमेन है। मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताइए 3 डोमेन में कितने डोमेन प्रोकैरियोटिक नेचर के, आप बताइए। आपको लगेगा सर 3 डोमेन है ना, तो कितने डोमेन प्रोकैरियोटिक के हैं, तो आपको बस सिंपल है, 3 में से 2 डोमेन, 3 में से 2 डोमेन प्रोकैरियोटिक का, एक यूकैरियोटिक है। जबकि आपके दिमाग में क्या था, अरे डोमेन 3 है तो 2 तो यूकैरियोटिक होंगे और एक प्रोकैरियोटिक होगा। तो ये मिसकॉन्सेप्शन है, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी में। ठीक है, तो टाइम हो गया है, टाइम हो गया है। ठीक है, हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे तो डिस्कस करेंगे। मैंने ये एनसीईआरटी में यहां से ये पॉइंट्स उठाए थे, आप एनसीईआरटी में मैंने ये पॉइंट्स जो है मैंने यहां से लिया है, तो आप गड़बड़ नहीं कीजिएगा। आप जाकर के आज ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मैंने यहां से कार्ल लुईस की कॉन्सेप्ट को लिए। 3 डोमेन सिस्टम आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, 3 डोमेन सिस्टम हैज आल्सो बीन प्रपोज्ड दैट डिवाइड द किंगडम मोनेरा इनटू 2 डोमेन। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, यू विल लर्न अबाउट दिस सिस्टम इन डिटेल इन हायर क्लास। अब हायर क्लास में डिटेल से पढ़िएगा, लेकिन यहां पास थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट डे आपसे मिलेंगे, तो आगे कंटिन्यू करेंगे। आप 1-2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए और आगे करिए। चलिए ठीक है, तो हम लोग थैंक यू, बाय बाय। आया समझ में? एक बार थोड़ा सा हैंड रेस कर दो, यस नो लिख दो, तो मैं मोटिवेट होकर चला जाऊंगा। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे तो आपसे बातें करेंगे। तो फिलहाल के लिए जुनैद सर, आपको आवाज आ रही है? ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट बच्चों।
enjoy the next lecture.